हेलो प्यारो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक की, अपना अगला पॉइंट जिस पे कि अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सर्कुलर अपर्चर। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सर्कुलर अपर्चर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करने वाला हूँ, जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा स्लिट को हम लोगों ने यूज किया था। अभी आप सोचें कि आपकी स्लिट नहीं है, स्लिट ना होकर के एक सर्कुलर अपर्चर है, इस तरह का कुछ है, इस तरह का एक सर्कुलर अपर्चर है। महीन सा, तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, महीन सा सर्कुलर अपर्चर है। तो इस सर्कुलर अपर्चर की जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा फ्रॉनहोफर मेथड के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सर्कुलर अपर्चर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की तरह से भी यूज होते थे। लेंसेज को भी हम छोटे लेंस, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्टिव लेंसेज का भी यूज होता था। टेलीस्कोप में भी इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो इन्हीं सारी वजहों से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का जो ये कैटेगरी था, जहाँ लेंसेज का, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, इन सब की बात होती है, उनके लिए डिफ्रैक्शन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हुआ क्या कि इस चीज़ को एक एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले एरी थे, मिस्टर एरी, वो इस ऑब्जेक्ट इस प्रॉब्लम को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो सर्कुलर अपर्चर्स होते हैं, इनसे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, उसका कैसा फिजिक्स होनी चाहिए, उसकी कैसी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और इस दौरान एरी जब उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं तो वो पूरी एक मैथमेटिक्स में एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। एरी फंक्शन को आप कहते हैं, सीरीज पूरी डिफाइन होती है। और यहाँ से एरी फिजिक्स में भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स में भी वो एक फंक्शन को योगदान करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही मैथमेटिकली रिगरस है। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड जो किताब है, ऑप्टिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक है, अगर उसको आप देखोगे, उसमें से अगर आप डिस्कस समझना शुरू करोगे, या इसके रिसर्च पेपर्स को आप देखोगे, जो रिव्यूज़ हैं, तो आप पाओगे कि एरी फंक्शन कितनी डेवलप्ड मैथमेटिक्स उन्होंने इसमें की थी, इस सर्कुलर अपर्चर की मैथमेटिक्स को एनालिसिस करने के लिए। हालांकि हमें वो सब नहीं करना है, हम सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे और उन रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे। तो ऐसा हम माने कि हमारे पास एक सर्कुलर अपर्चर है, तो वैसे ही आपने कहा ये हमारा सर्कुलर अपर्चर है। सर्कुलर अपर्चर का एक सिरा ए है, एक सिरा बी है। आपने ये कैसे कह दिया? ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो एक पन्ना है, यहाँ मैंने एक सर्कुलर अपर्चर बनाया। तो आप सोचो, सर्कुलर अपर्चर में हमने इस तरह से दो लाइनें खींच ली, ये लाइन का सिरा ए है, ये बी है। अब इसी को हम ऐसे देख रहे हैं, मतलब आप सर्कुलर अपर्चर को ऐसे देख रहे थे, तो आपने इसको ए इसको बी माना था, इसको ए इसको बी माना था। अब आप इसको ऐसे देखें, अगर आप ऐसे देखोगे तो ए सिरा यहाँ होगा, बी सिरा ये होगा, और बीच का ये हिस्सा कैसा है जिससे कि लाइट आ जा सकती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एक लेंस यहाँ पर माना, उसके बाद हमने यहाँ पर एक पर्दा मान लिया, जिस पर्दे पर हम इस अपर्चर की वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है सर्कुलर अपर्चर की वजह से, उसको देखना चाहते हैं। और वो पर्दा असल में हमारी आई पीस है, हमारी आँख है। पर्दे के भी मतलब जहाँ पर हम इमेज को देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं तो हम इसको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी आँख पे बन रही है। हम किसी कागज़ पे उसको ले रहे हैं तो उसका प्रिंट ले रहे हैं, प्रिंट को हम देख रहे हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो वैसा जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हमने लाइट को भेजा, और अगर लाइट डिफ्रैक्ट ना हो तो वो इस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जाकर के फोकस होगी। ये वो लाइट है जो कि किसी पॉइंट पी पर जाकर के फोकस हो जा रही है, हम इसको P0 कह रहे हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी लाइट, और जब ये लाइट अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी तो मान लो किसी पॉइंट P1 पे, P डैश पे मान लीजिए, या P1 पे, जो भी माने, पे जाके फोकस हो रही है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो x है। ये एक लेंस है, इस लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है f है, और ये जो आपका जो ये सर्कुलर अपर्चर है, इसकी जो डायमीटर है वो d है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फैक्टर आ गए हैं। एक फैक्टर क्या है, डिफ्रैक्शन की वजह से जहाँ पर लाइट कंसनट्रेट हो रही है वो पॉइंट P डैश है। अगर डिफ्रैक्शन ना होता हुआ माना जाए तो लाइट कहाँ फोकस होगी, P0 पर। तो P0 और P के बीच का डिफरेंस जो है वो P डैश है। उसके बाद जो आपका लेंस है, जो आपका सर्कुलर अपर्चर है, उसकी डायमीटर d है, जो लेंस है इसका फोकल लेंथ f है। ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हो। हुआ क्या, देखा क्या गया? देखा ये गया कि जैसे हमारे पास ये एक स्लिट है, यहाँ पर सर्कुलर अपर्चर है, हमारे पास ये एक पर्दा है जिस पर आपकी लाइट यहाँ आती है, जिससे लाइट जब गुजरी इस पर आई, तो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि एक सर्कुलर पोर्शन बना, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ यहाँ पर एक सर्किल बना। इस सर्किल के इर्द गिर्द भी ऐसे महीन रिंग्स थी, इस तरह से महीन रिंग्स थी। तो पहले क्या था, एक सर्किल था, जिससे मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सर्किल है, ये सर्किल उस सर्कुलर अपर्चर को दिखा रहा है, और उसकी इर्द गिर्द ऐसे महीन लाइनें थी, ऐसे महीन लाइनें थी। तो ये जो इसकी चूंकि एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस सबसे पहले एरी ने की थी, इसीलिए जो बीच का जो हिस्सा होता है, जो इस सर्कुलर अपर्चर से होकर आने वाली लाइट की वजह से पॉइंट P0 फोकस होने की वजह से होता है, उसे हम एरी डिस्क कहते हैं।
एरी डिस्क। और अगल बगल की जो रिंग्स होती हैं इनको हम एरी रिंग कहते हैं। डिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है बट ट्रिब्यूट उनके कंट्रीब्यूशन को करते हुए इसको हम एरी डिस्क और इसको हम एरी रिंग्स कहते हैं। तो इस तरह से सर्कुलर अपर्चर के केस में हम एक एरी डिस्क की बात करते हैं और एरी रिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इतना ये एक बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वही है कि जब लाइट रे आती है तो हमारे सामने इस तरह से इंटेंसिटी जो होती है वो पॉइंट पी पर फोकस होती है, 99% मान लो वही फोकस होती है। उनकी फोकस होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक सेंट्रल ब्राइट हिस्सा बनता है और उसके इर्द गिर्द रिंग्स बनती हैं। अगर हम हाइगन की वेव थ्योरी की बात करें, हाइगन की वेव थ्योरी से इसको एनालिसिस करें तो उसका कारण ये होता है कि जैसे आपके पास ये है वो सर्कुलर अपर्चर जिसका ये सिरा A है, ये सिरा B है और इसके बीच की दूरी D है। और मान लो इस बोर्ड की पीछे से लाइट आ रही है, तो जब लाइट टकराती है तो जितने पॉइंट होते हैं ये सारे पॉइंट कैसे काम करना शुरू कर देते हैं, ये सारे पॉइंट्स एक तरह से आप मान लो सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह से काम करना शुरू करते हैं। आप देखो ये हर पॉइंट से इस तरह से सर्कुलर वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर निकल रही हैं। तो जो वेव फ्रंट इन हिस्सों से बाहर निकलती हैं वही आपस में इंटरफेयर करेंगी और उसकी वजह से वहाँ पर एक डार्क और ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं जो कि एक रिंग का फॉर्म लेती हैं। तो जो लाइट इस हिस्से से निकल के आ रही है वो तो पूरी जगह पर जाकर फोकस ही हो जा रही है सेंट्रली, तो जिसकी वजह से एक पूरा ऐसे ब्राइट रीजन बन जाएगा। ये वाला हिस्सा जो होगा ये बढ़िया चमकीला सा हिस्सा बनेगा बीच में, इसको हम कहेंगे एरी डिस्क। वो इसकी वजह से है कि वो लाइट जो पूरे 99% हिस्से से सीधे चली आ रही है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जो और आपस में आगे बढ़ेंगी और इंटरफेयर करेंगी तो उनकी वजह से इसके चारों तरफ इस तरह से रिंग्स आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह से एरी डिस्क और एरी रिंग्स बनती हैं। अब यहाँ पर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इस केस में जैसे अगर हमने ये कहा थीटा, अब अगेन मैथमेटिक्स के हिसाब से एक तरह से कह लो कि जो फोकल लेंथ और सारे इमेज बनने की जैसे फोकल लेंथ अगर आपको मालूम है और इमेज का डिस्प्लेसमेंट, अगर थीटा एंगल पे लाइट गिर रही तो इमेज कहाँ बनेगी। तो जो आप लोगों ने 12th में थ्योरी पढ़ी है हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक्स वी यू के साथ में, तो उसी थ्योरी से, बेसिक लेंस थ्योरी से हमें मालूम होगा कि जो साइन थीटा होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है x/f के, x/f के। अब चूंकि थीटा स्मॉल है भाई, यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा एंगल पे नहीं दे रहे हैं कि बहुत लाइट चली जाएगी, लाइट भाई 2, 4, 5 डिग्री पे ही रहेगी। तो ऐसे केस में थीटा स्मॉल है तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को लिखा जा सकता है थीटा, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा x/f के। तो एक तो ये लेंस थ्योरी से इमेज फॉर्मेशन की जो थ्योरी हमारे पास है उससे हम एक फॉर्मूला निकाल के लाते हैं कि थीटा बराबर x/f हो जाता है। और भी एक थ्योरी है ऑल्सो अगर हम यहाँ देखें तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो λ/d हो रहा है। भाई ये एक तरह से जो आपने वो पढ़ा था ना फॉर्मूला कि मैक्सिमा मिनिमा बनने के लिए ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा, तो यहाँ एन की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा बराबर λ/e, तो अगर ई की जगह पे आप डी ले रहे हो तो वहाँ से आ गया। अगेन साइन थीटा में थीटा छोटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा λ/d। तो डिफ्रैक्शन की थ्योरी से हमारे पास इस तरह का नियम मालूम है, इसको यूज किया। लेंस की थ्योरी से हमारे पास इस तरह का नियम मालूम है, इसको यूज किया। और दोनों थीटा के लिए है तो λ/d बराबर x/f, ये एक वैल्यू आ गई। अब आपको ये मालूम है, आपको ये जानकारी हासिल करनी है कि आखिर सेंट्रल जो ब्राइट हिस्सा है P0 उससे कितनी दूरी पर हमारा ये पॉइंट फोकस होगा, क्योंकि जो पॉइंट फोकस होगा वही आपकी सेकेंडरी मैक्सिमास को बताएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो है f/d, f λ/d बाई स्मॉल d। ये एक प्राइमरी फार्मूला है जिसको कोई भी कैलकुलेट कर सकता था, यहाँ कोई खास बात नहीं हुई। खास बात यहाँ पर यह होती है कि ये फार्मूला एग्जैक्ट नहीं है। इस फार्मूले से जो हमारा पैटर्न बनता है और जो एक्चुअल में डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा जाता है, एरी ने जो देखा था उसमें बड़ा अंतर था। तो एरी ने पूरी मैथमेटिकल एक्सरसाइज करनी शुरू की, बड़ी मैथमेटिकल एक्सरसाइज, और इस फार्मूले को करेक्ट करने के लिए, और इस फार्मूले को करेक्ट करने के लिए एरी ने क्या कहा, फार्मूला दिया, एक सीरीज आती है एरी फंक्शन की जो इस फार्मूले को इस तरह से बताती है, यानी कि 1.22 टाइम्स होगा f λ/d, x बराबर f λ/d। इस फॉर्मूले में 1.22 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और ये 1.22 का मल्टीप्लिकेशन करना, भले आपने कहा सर ये तो सवाया भी नहीं है, 1.25 सवा होता है तो 1.22 ही है। इतने का मल्टीप्लिकेशन करना कौन सी बड़ी बात है। इतने के मल्टीप्लिकेशन से हमारे रिजल्ट्स जो थे वो बहुत हद तक करेक्ट हो गए, जो दिख रहा था वही गणित से भी आ रहा था। और ये 1.22 ऐसा नहीं कोई साधारण बुद्धि का आदमी उसको मल्टीप्लाई करता है, रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। देयर इज होल सीरीज, एरी फंक्शन, एरी मैथमेटिक्स पूरी इसके पीछे काम करती है जो कि इसकी 1.22 की वैल्यू को यहाँ पर लेके आती है।
तो खैर वो सारी चीज़ें तो लेगेसी हैं एरी की और उनके बाद की है। फिलहाल आपको बस ये जानना है कि सर्कुलर अपर्चर केस में जो हम सेपरेशन निकालते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन P0 और जो फर्स्ट मैक्सिमा पोजीशन है P1 P' के बीच में, वो 1.22 टाइम f लैम्डा बाई d इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ पर मैंने आपको बताई। अब हम एक और चीज़ समझते हैं जिसे कहा जाएगा रेले क्राइटेरिया। आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहेंगे रेले क्राइटेरिया। क्या था रेले क्राइटेरिया, जरा समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल जरा आप लोगों ने अनुभव किया होगा, वो ये है कि अगर आप कभी किसी दिन अंधेरी सड़क पे खड़े हैं जहाँ पर ट्रैफिक आवाजाही हो रही है और आप खड़े हो सड़क पे और आपको दूर से कोई कार आती दिख रही है, तो कार आती दिख रही है तो उसकी जो दोनों हेडलाइट चमक रही हैं, थोड़ी देर के लिए आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों हेडलाइट मर्ज क्यों दिख रही हैं। आपको दो अलग अलग हेडलाइट की चमक नहीं दिखाई पड़ेगी, मर्ज चमक दिखाई पड़ेगी, मिक्स चमक दिखाई पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ियाँ आपकी तरफ आएंगी, आपको पता चलेगा कि असल में वहाँ कोई कार नहीं थी, बल्कि दो ऑटो वाले थे जो अगल बगल चल रहे थे। क्योंकि उनकी हेडलाइट मर्ज थी, इसीलिए आपको लग रहा था कार तो नहीं जिसकी लंबी हेडलाइट होती है। या एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे आपको कोई मित्र है, उसकी शर्ट है, उसके शर्ट पे वाइट कलर की शर्ट है, उस पर नीली नीली धारियाँ बनी हैं, लेकिन वो दूर से आ रहा है तो आपको लगा कि अरे इसकी आज स्काई ब्लू शर्ट पहनी है। लेकिन जब वो आपके पास आता है तो आपको पता चलता है कि नहीं भाई, इसकी शर्ट स्काई ब्लू नहीं है, इसकी शर्ट वाइट है जिसके ऊपर ब्लू कलर की लाइनें हैं। क्योंकि दूर जब था तो आपको ब्लू कलर की लाइनें नहीं दिखाई पड़ रही थी, मर्ज आपको आपके आंख पे जो उसकी इमेज बन रही थी उसमें सारी लाइनें मर्ज थी, इसीलिए वो सफ़ेद और नीले रंग की लाइनें मिल करके पूरा शर्ट ही आपको स्काई ब्लू दिख रही थी। लेकिन जो साफ पास आया तो आपने साफ रंग सफ़ेद रंग का शर्ट भी दिखा और वो नीले रंग की लाइनें भी आपको दिखनी शुरू हो गई। तो इस तरह से ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रेले क्राइटेरिया की ही ये बात है कि रेले क्राइटेरिया यहाँ पर हमें बताती है कि हम किन्हीं दो पास पास रखी हुई वस्तुओं को, दो ऑब्जेक्ट जो बहुत पास पास रखे हैं, तो उनकी जो इमेज हमारे आँखों में बनेगी वो भी पास पास बनेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि हमारे आँख की जो लेंस है वो उन इमेजेस को इतना पास बना देगा कि दोनों इमेज मर्ज कर जाएंगी। तो हमारे रेटिना पर जब दोनों इमेज मर्ज दिखेंगी तो हमारा दिमाग उनको एक कंबाइंड इमेज समझेगा। तो वास्तविकता में दो लाइनें पास पास हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बड़ा, हमारी इमेज ये बनी दिमाग में कि ये तो दो कोई मिक्स किस्म का है, दो लाइनें नहीं, एक ही चौड़ी सी लाइन है। तो अब इसका एक और इसको आप भी कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, जैसे आपने एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, फिर क्या करो, आप इसके बगल में एक और लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करो, और आप इस तरह के दो लाइनें ड्रॉ करके एक अपनी दीवार पे कहीं दीवार पे दो लाइनें खींच लो, कागज़ चिपका के उस पर दो लाइनें खींच दो और पीछे जाओ। जब आप दीवार के पास हो गए तो आपको दोनों लाइनें साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। फिर आप दूर जाना शुरू करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो दो लाइनें, दो अलग अलग लाइनें नहीं दिखाई पड़ेंगी, आपको एक मर्ज सी लाइन दिखाई पड़ेगी। तो वहीं पे आप रुक जाओ, जरा से उससे आगे आओगे आपको फिर से दो दिखना शुरू हो जाएंगी, और जरा से उस लिमिट से पीछे जाओगे फिर से वो दो मर्ज होना दिख जाएंगी। ये जो आप देख रहे हो, इस चीज़ की स्टडी जो थी वो 1800 के शुरुआत में ही, 1800 के दौरान ही लॉर्ड रेले एक बहुत बेहतरीन किस्म के फिजिसिस्ट रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा भी था और इसकी एनालिसिस भी की थी, इसकी मैथमेटिक्स भी की थी। उसी एनालिसिस, उसी मैथमेटिक्स को ही हम आज नाम देने जा रहे हैं, उसी को हम पढ़ेंगे, उसी महान काम को पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है रेले क्राइटेरिया, रेले की शर्त। ये शर्त इतनी महत्वपूर्ण है कि आज की डेट में जो आप हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सैटेलाइट कैमरा, स्पाई कैमरा, हाई डेफिनेशन इमेजेस, ये जो डिवाइसेस देखते हो, ये बहुत ही क्लियर इमेज, बहुत ही साफ इमेज, बहुत ही बेहतरीन इमेज बना पाएँ। इमेज बनाने का मतलब कि आप जूम करो, इमेज फटे नहीं, तो एक तरह से वो उसकी रेजोल्यूशन को ही बताते हो। तभी आप ये वर्ड भी यूज करते हो, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, क्योंकि ये रेले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन कहा जाता है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज रेले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे आपका रेजोल्यूशन डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें इसी रेले क्राइटेरिया का ही हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि रेले क्राइटेरिया का बेसिक कहाँ शुरू होता है, जो कि है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न से। आइए, ओके, वेलकम बैक बच्चों। इस पार्ट में, इस लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे रेले क्राइटेरिया के बारे में। जल्दी से इससे पहले वाले सेक्शन में जो पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने ये कहा था कि एक एरी सर्कुलर अपर्चर है अगर आपके पास, और सर्कुलर अपर्चर से आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हो, तो वहां पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात वहां पर आएगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कुछ है, यहाँ आपने एक लेंस लगाया है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इधर से, तो जब लाइट इस लेंस से होकर के गुजरेगी, इस तरह से लाइट इससे जाएगी और किसी पर्दे पर इसका इमेज बनाएगी इस पॉइंट का, इस लेंस से, तो उसमें एक सेंट्रल हिस्सा होगा, उसके बाद उसमें कुछ ऐसे रिंग्स दिखाई पड़ेंगी। इसे कहा जाता है एरी डिस्क, और जो रिंग्स होती है उनको कहा जाता है एरी रिंग।
तो अगर हम इसको देखें, जैसे ये एक एडी रिंग है, ये रिंग वाला हिस्सा है, ये उसके चारों तरफ डिस्क वाला हिस्सा है, रिंग है। तो जो डिस्क है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बीच में ये हिस्सा है डार्क, तो डार्क होगा, फिर आपके पास एक और चमक है, एक और चमक होगी, फिर इस तरह से। तो आपके पास इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न था सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो हमने ये पाया, हमारी एनालिसिस का ये मतलब यहाँ पर निकला कि जब भी आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाते हो, तो आपकी जो इमेज बनती है उस इमेज में एक सेंट्रल ब्राइट हिस्सा होगा, उसके चारों तरफ ब्राइट रिंग्स होंगी, और इसको हम पूरा एरी पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास समस्या ये है कि अगर हम मान लें हमारे पास दो इमेजेस हैं, जैसे अगर देखें आपके पास यहाँ दो पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और आपने एक लेंस के थ्रू इनसे जाने वाली लाइटों को जा रहा, लाइट इससे निकल रही है और इसकी इमेज बन रही है। तो जाहिर सी बात है जो पर्दा होगा, पर्दे पे भी इन दो पॉइंट सोर्स के लिए इस तरह से दो पैटर्न दिखाई पड़ेंगे, इस तरह से दो पैटर्न दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं दूर दूर, वैसे यहाँ पर दो पैटर्न दिखाई पड़ेंगे। अगर इनको हम इस तरह से कहें, जैसे एक पैटर्न के लिए था, तो आपके लिए यहाँ पर भी ऐसा होगा, इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग होगा, इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग होगा। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लेंस से उनकी इमेज बन रही है, तो इमेज में भी, और इमेज जो बनती है वो मैं बात कर रहा हूँ, इमेज के अंदर एरी पैटर्न होता है। तो एक एरी पैटर्न ये है, एक एरी पैटर्न ये है। आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट दूर हैं, इसीलिए दोनों के एरी पैटर्न भी दूर दूर है। जैसे यहाँ पर देखो, एक एरी पैटर्न यहाँ बना है, एक एरी पैटर्न यहाँ बना है, और ये दोनों के जो डिफ्रैक्शन के पीक थे वो अलग अलग है। तो आपको पीक अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप समझिए स्क्रीन क्या है, ये हमारा दिमाग है, हमारा रेटिना है, हमारी आंखों को देखने की जो लिमिटेशन जहां होती है, क्षमता जो होती है, ये वो हिस्सा है, रेटिना वाला हिस्सा है। तो अब आपको यहां से ध्यान समझना है कि अगर रेटिना पर ये दोनों इमेजेस अलग अलग पड़ रही हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। अब जरा एक चीज सोचना शुरू करें। मान लीजिए हमने इन दोनों पॉइंटों को एक दूसरे की तरफ भेजना शुरू किया, हमने इन दोनों पॉइंटों को पास करना शुरू किया। तो जब दोनों पॉइंट को पास करना शुरू करेंगे तो इनके एरी पैटर्न जो हैं वो भी एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। भाई जैसे ऑब्जेक्ट आपस में पास आ रहे हैं, वैसे उनके पैटर्न भी पास आएंगे, यानी कि ये पैटर्न भी इधर से जाएगा, ये पैटर्न भी इधर जाएगा। मगर अब समझो, ऐसे एक पैटर्न ये था और दूसरा पैटर्न ये था, तो उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न भी अब इस तरह से आपस में पास आ गए हैं। तो हमारा कहना है कि हम कितना पास कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम कितना पास कर दें कि उनकी इमेजेस हमको अलग अलग दिखाई पड़े। क्योंकि एक समय क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि दोनों पॉइंट आपस में इतना पास आ जाएंगे कि इनकी इमेजेस जो है, जो बनेंगी, वो अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगी, वो मर्ज हो जाएंगी। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि दो अलग अलग पॉइंट सोर्स एक जगह पर, और बीच में फिर दोनों मर्ज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी इमेजेस मर्ज कर रही हैं, वो ऑब्जेक्ट मर्ज नहीं कर रहे हैं। वास्तव में दो पॉइंट आज भी अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि उनकी इमेजेस में पैटर्न होता है, तो पैटर्न होने की वजह से वो जल्दी मर्ज होना शुरू हो जाते हैं, उनका पैटर्न मर्ज होना शुरू हो जाता है। तो हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, हमारे रेटिना पे दिखाई पड़ेगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस मर्ज कर गई हैं, तो हमें यही लगेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज कर गए हैं। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि एक लिमिट होती है, मतलब हम इन दो ऑब्जेक्टों को एक लिमिट से ज्यादा पास करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस आपस में मर्ज कर जाएंगी। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रेजोल्यूशन की लिमिट का। रेजोल्यूशन की लिमिट वो एक मिनिमम, एक तरह समझ लीजिए दूरी होती है दो ऑब्जेक्टों के बीच में, जब उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न एक खास तरह से अलग रह पाते हैं। अगर आपने उन दोनों ऑब्जेक्टों को उस लिमिट से ज्यादा पास रखा तो उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से आपस में मर्ज करेंगे कि आप अब अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे। यहीं पर रेले का क्राइटेरिया आता है और रेले की रिजोल्यूशन लिमिट की बात हमारे सामने आती है। तो अब हम थोड़ा सा इसको, और जैसे एकेडमिकली जैसे होता है उस तरह के डेफिनेशन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, पहला एक लिमिट ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं। आपके पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से है, ये उसका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये भी एक सेंट्रल मैक्सिमा है, ये भी सेकेंडरी है। ऐसे ही एक और, ऐसे ही आपका एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इसका सेंट्रल मैक्सिमा है, और इस तरह से आप देख रहे हो सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा ब्राइट हो रहे हैं। तो ये कहा जाएगा वेल रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति ये हो चुकी है एक, अब दूसरी क्या, पहले हम तीसरी की स्थिति बता देते हैं। एक तीसरी स्थिति के बारे में बात करें, इन दोनों ऑब्जेक्टों को आपने, अब यहाँ ऑब्जेक्ट दूर दूर थे, मान लो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न, इस ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है, इस ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट मतलब हो सकता है कोई छोटा सा बल्ब ही हो। अब आपने क्या किया है, इन दोनों ऑब्जेक्टों को बहुत पास पास कर दिया। आप देख रहे हो ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत पास पास हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बहुत पास पास बनेंगे। तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है, देखो इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न है, सेकेंडरी मैक्सिमा है।
दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से है, इस तरह से। तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, ओवरऑल इसका इफेक्ट ये होगा कि हमें लगेगा यहाँ दो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं है बल्कि एक ही डिफ्रैक्शन पैटर्न है। आपको ये दो पॉइंट ना दिखाई पड़ेंगे, ऐसे दिखाई पड़ेंगे, आपकी आंखों पर ऐसा असर पड़ेगा कि ऐसा कोई लाइट सोर्स है। दो अलग अलग लाइट सोर्स ना दिखाई पड़के, दो अलग अलग पॉइंट सोर्स ना दिखाई पड़के, ये इस तरह से एक मर्ज्ड लाइट सोर्स की तरह से दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये आगे कंडीशन अनरिजॉल्व की, यानी कि अब इमेजेस जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं, अनरिजॉल्व हो गए हैं इमेजेस। तो वेल रिजॉल्व मतलब अच्छी तरह से अलग अलग है, अनरिजॉल्व बिल्कुल अलग अलग नहीं। इनके बीच में एक कंडीशन आती है जिसे कहा जाता है जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व मतलब वो आखिरी सीमा जब आप उन दोनों ऑब्जेक्टों को अलग अलग देख पा रहे हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे बना, ये एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और हमने ये इसका ऑब्जेक्ट है, हमने दूसरा ऑब्जेक्ट इतना पास रख दिया है कि उस दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो इस तरह कंडीशन को फॉलो करने लगा, इस कंडीशन को वो फॉलो करने लगा। आपको सर इस कंडीशन में क्या खास बात है, ध्यान से देखें। यहां पर ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका सेंट्रल मैक्सिमा ये है, ये लाइन है सेंट्रल मैक्सिमा की है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 के सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर ओवरलैप कर रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 के फर्स्ट मिनिमा पर। ये पॉइंट क्या है, पहला मिनिमा है। जब ग्राफ गिरता है तो पहली बार यही टच करता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न, and central maxima of second object diffraction pattern is coincide with the first minima of first object diffraction pattern. It's a quite tongue twister kind of thing, लेकिन ध्यान से देखो ना, पहले ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है, दूसरे ऑब्जेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है। तो आप देखो पहले ऑब्जेक्ट का मिनिमा जो मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मिनिमा पर है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमा है वो पहले ऑब्जेक्ट के मिनिमा पर है। एक दूसरे के मिनिमा पर दोनों रखे हुए हैं, तरह से पैर रखे हुए हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट का जो पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो पहला मिनिमा है उस पे दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा, और जहां दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है वहां पहले ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मिनिमा है। ये कंडीशन जब होती है जिसे कहते हैं जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जब आप इन दोनों ऑब्जेक्टों को पास लाना शुरू करोगे तो उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न भी पास आना शुरू होंगे। लेकिन अगर ये आप कह रहे हो कि दो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अभी भी इस कंडीशन से पहले की दूरी है। यहां पर आप एक ऐसी वैल्यू लेके आओगे, इन दोनों ऑब्जेक्टों को आपने इतना पास रख दिया कि बस अब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। एक का फर्स्ट मिनिमा दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमम, दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमम पहले के फर्स्ट मिनिमा पर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपने इससे ज्यादा इन ऑब्जेक्टों को पास रखा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज कर जाएंगे और इनकी इमेजेस मर्ज कर जाएगी। मुझे ये कहना चाहिए इनकी इमेजेस मर्ज कर जाएगी, आपको ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रेले क्राइटेरिया, रेले कंडीशन कहा जाता है। और यहाँ पर इस तरह से हम ये 3 ग्राफ बना करके इस पूरे कंडीशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी और वहां से आप इसको कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो मुझे डिस्कस करना था इस पर्टिकुलर हिस्से में। इसके बाद हम रिजोल्यूशन लिमिट की बात करेंगे कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजोल्यूशन लिमिट क्या होती है। सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।